गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डे-नेट सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का जो टाइम माना गया है 500 BC से लेकर 1200 AD तक। ठीक है, मतलब कि ईसा के 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा के बाद का जो समय था वो बौद्धकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का जो उदय हुआ वो क्या था, उसका सबसे प्रमुख कारण था कि वैदिक कालीन शिक्षा में आई रूढ़िवादिता, आई बुराइयाँ। ठीक है, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसको ब्राह्मणी शिक्षा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का आधिपत्य था, सभी वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से स्त्री शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई थी। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बौद्धकालीन शिक्षा का उदय हुआ। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था समाज में प्रचलित है जो सभी वर्गों के लिए सुलभ नहीं है, जो सभी वर्गों को मिल नहीं सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो भौतिक जीवन को पूरी तरीके से उपेक्षा कर रही है। इन्हीं सब कारणों की वजह से महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा शिक्षा का ऐसा विचार दिया जो बौद्ध शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो बौद्ध काल का टाइम था क्या था, 500 BC से लेकर 1200 AD तक। अब हम मानते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में क्या है। देखिए, बौद्ध दर्शन जो है उसमें कहा गया है कि जीवन दुखमय है, दुख सत्य है, दुख अस्थाई है। अगर हमारे पास जो सुख है उसका भी कारण एक दुख है, सुख एक दुख है। क्यों? क्योंकि सुख भी अस्थाई है, सुख का खोने का डर बना रहता है, इसलिए वास्तव में सत्य क्या है, दुख। फिर शिक्षा क्या है? शिक्षा है दुखों का नाश करना। जो विद्या दुखों का नाश कर देती है वही विद्या है, वही ज्ञान है, वही शिक्षा है। ये क्या होता है? ये आत्मज्ञान या आत्मबोध के माध्यम से ही हम अपने दुखों का नाश कर सकते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन में या बौद्धकालीन शिक्षा में कहा गया है कि आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। आत्मज्ञान या आत्मबोध ही वास्तव में शिक्षा है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान या आत्मबोध हो जाता है वही व्यक्ति वास्तव में विद्वान माना जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रमाण पत्रों से या उपाधि पत्रों से किसी व्यक्ति को हम शिक्षित नहीं कह सकते। जिस व्यक्ति में आत्मज्ञान हुआ है, आत्मबोध की प्राप्ति हो गई है, वही अपने दुखों का नाश कर सकता है। इसलिए बौद्ध दर्शन में या बौद्ध काल में कहा गया है कि आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने वैदिक काल में शिक्षा की विशेषताएं पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम बौद्ध काल में शिक्षा की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, पहला है पबज्जा संस्कार। जिस प्रकार से वैदिक काल में विद्यारंभ संस्कार होता था, 5 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, उसी प्रकार से बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ पबज्जा संस्कार से होता था। पबज्जा का अर्थ क्या है? ये भी एक संस्कार था। ठीक है, पबज्जा संस्कार का अर्थ क्या है? बाहर जाना। ठीक है, अपने घर परिवार को त्याग करके शिक्षा के लिए जब मठ में लोग प्रवेश करते थे तो उसके लिए क्या होता था? पबज्जा संस्कार करवाया जाता था। उस दिन क्या होता था कि किसी शुभ दिन बच्चा स्नान करके उसका मुंडन करवाया जाता था, स्नान करवाया जाता था, नए वस्त्र धारण करते थे और बौद्ध भिक्षु के सामने वो बैठता था और उनसे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि कहलवाया जाता था। ठीक है, ये कब होता था? उनके 8 वर्ष की आयु में होता था। 8 वर्ष का जब बालक हो जाता था सभी जातियों के लिए सुलभ था। ठीक है, इसमें कोई जाति विशेष नहीं था, जैसे उसमें कि ब्राह्मण का ही था, क्षत्रिय वैश्य ही हो सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, सभी जातियों के लिए था। 8 वर्ष का बालक हो जाता था तो ये पबज्जा संस्कार होता था। ठीक है, और जो 9 शिष्य होते थे, मतलब जिसका पबज्जा संस्कार हो जाता था
ठीक है, जैसे आज हम बोलते हैं न्यू स्टूडेंट, तो जो नौ शिष्य आते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता? श्रमण या सामने। नौ शिष्य को श्रमण या सामने कहा जाता था। अब दूसरा आता है उपसंपदा संस्कार। देखिए, उपसंपदा संस्कार 22 वर्ष की आयु में होता था। उपसंपदा संस्कार 22 वर्ष की आयु में होता था। जब उपसंपदा संस्कार जब होता था तो उसमें जो बौद्ध भिक्षु थे वो अपने शिष्यों को उपदेश देते थे 10 तरीके, जैसे जीव हत्या न करना, सादा जीवन व्यतीत करना, ठीक है, श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहना, इस तरीके से 10 आदेश देते थे। ठीक है, फिर ये 22 वर्ष की आयु में होता था। जिस बालक का उपसंपदा संस्कार हो जाता था उसे पूर्ण भिक्षु माना जाता था, उसे मठ का स्थायी सदस्य माना जाता था। ठीक है, फिर आता है विद्यार्थित्व। विद्यार्थित्व मतलब कि विद्यार्थी कौन बन सकता था। देखिए, उस टाइम क्या होता था, जो चांडाल जिसको कहते थे, उन्हीं को छोड़ करके सभी जातियों के लोग, सभी जातियों के बालक या बालिका विद्यार्थी बन सकते थे या शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा सुलभ थी। दूसरा आता है विद्यार्थियों का चुनाव, कि कौन कौन से बालक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, विद्यार्थियों का चुनाव, जो ऋणी हो, जिसको दंड मिला हो, राजा की तरफ से दंड दिया गया हो, जिसका अंग भंग हुआ हो, ठीक है, जैसे विकलांग या किसी भी प्रकार का अंग भंग हुआ हो, जो क्षय, कोढ़ आदि रोगों से पीड़ित है, ऐसे लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया था या ऐसे लोगों के लिए शिक्षा वर्जित थी। ठीक है, इन सभी को छोड़ करके सभी के लिए शिक्षा सुलभ थी। अगला आता है शिक्षा आरंभ करने की आयु। शिक्षा आरंभ करने की आयु, तो हम मानते हैं कि जब हमारा पबज्जर संस्कार होता था, कौन सी आयु में होता था? 8 वर्ष में। ठीक है, इसलिए माना जाता है शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी? 8 वर्ष में। ठीक है, जब बालक 8 वर्ष का होता था तब वो शिक्षा में प्रवेश करता था। माना कि पबज्जर के बाद वो क्या करता था? प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, तो शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी? 8 वर्ष थी। शिक्षा की पद्धति सामूहिक पद्धति थी। वैदिक काल में वैयक्तिक थी, लेकिन बौद्ध में क्या थी? सामूहिक पद्धति, टीम टीचिंग। ठीक है, टीम टीचिंग मतलब कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षु एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, बहुत सारे विद्यार्थियों को। इस तरीके से सामूहिक शिक्षा पद्धति का प्रचलन था। अगला आता है शिक्षण के विधि। शिक्षण के विधि मौखिक थी, भाषण विधि थी, व्याख्यान विधि थी, प्रश्नोत्तर थी। ठीक है, ये सारी विधियां इसमें प्रचलित थी। अगला आता है गुरु शिष्य संबंध। देखिए, बौद्ध काल में भी जो गुरु शिष्य संबंध था वो वैदिक काल के सदृश था। एफिकेई ने कहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा, माना कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रतिद्वंदी है, लेकिन बहुत सारे विषयों में वो उसी के सदृश है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा है वैदिक कालीन शिक्षा के प्रतिद्वंदी के रूप में आई जरूर थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी उसकी जो विशेषताएं थी उससे मिलती जुलती थी। तो क्या थी? जो गुरु शिष्य संबंध था वो भी बहुत मधुर था, पितृवत व्यवहार किया जाता, पिता और पुत्र का संबंध माना जाता था। ठीक है, जो शिष्य थे वो अपने गुरु का बहुत आदर करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अगला है लोक भाषाओं को प्रोत्साहन। बौद्ध काल में लोक भाषाओं को प्रोत्साहन मिला था। वैदिक काल में क्या था कि केवल शिक्षा का माध्यम संस्कृत को रखा गया था, लोक भाषाओं की उपेक्षा कर दी गई थी। लेकिन बौद्ध में क्या था कि लोक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया गया था। अगला है शिक्षा का जनतंत्रीय आधार। शिक्षा का जनतंत्रीय आधार। शिक्षा का जनतंत्रीय आधार का मतलब है कि बौद्ध काल में सभी जातियों के सभी वर्गों के लिए शिक्षा सुलभ थी, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के वहाँ पे शिक्षा उपलब्ध थी। शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन, जो शिक्षा संस्थाएं होती थी उनका भी जनतंत्रीय आधार पर या जनतंत्रीय आधार पर उनका संगठन किया जाता था। किसी भी प्रकार के उसमें तानाशाही या एक तंत्रवादी नहीं थी, सब सारे विचार विमर्श करके ही वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का चयन होता था,
या विद्यार्थियों का चयन होता था। जो शिक्षा संस्थाओं की जो व्यवस्था थी वो भी जनतंत्रीय आधारों पर ही आधारित थी। अगला आता है संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय। वैदिक काल में हम मानते हैं उस प्रकार से व्यवस्थित शिक्षा संस्थाओं का उदय नहीं हो पाया था, लेकिन बौद्ध काल में बहुत सारी संगठित शिक्षा संस्थाओं का उदय होने लगा था। वैदिक काल में क्या था, गुरुकुल में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन बौद्ध काल में क्या था कि बौद्ध मठ बने थे, विहार बने थे, वहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा अच्छी मानी गई थी। स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, वो भी मठ में रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि स्त्री शिक्षा बौद्ध काल में भी सीमित थी। सीमित कहने का मतलब है केवल कुलीन वर्ग की लड़कियां ही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी, जो जन सामान्य वर्ग की थी वो शिक्षा से वंचित रह जाती थी। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया था। व्यवसाय संबंधी शिक्षा देने की बात की गई थी। भौतिक जीवन से संबंधित शिक्षा देने की बात की गई थी। उसमें लौकिक और अलौकिक दोनों विषयों पर बल दिया गया था। ठीक है, ये था शिक्षा संबंधी विशेषताएं। अगला टॉपिक आता है हमारा शिक्षा की व्यवस्था कि बौद्ध काल में कैसी शिक्षा की व्यवस्था थी। जिस प्रकार से वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभिक और उच्च में बटी थी, उसी प्रकार से बौद्ध काल में भी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो स्तरों में बटी थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा यदि मठ में दी जाती थी, ये प्रवेश 6 वर्ष की आयु में होता था। ठीक है, और अवधि 6 वर्ष थी। अवधि 6 वर्ष थी और इनको पढ़ाया क्या जाता था। सिद्धरस्तु नामक एक बालपोथी थी, उसकी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि थी मौखिक, अनुकरण और कंठस्थ विधि। माध्यम क्या था, पाली भाषा। उच्च शिक्षा में क्या था, ये बौद्ध मठ में दिए जाते थे और इसके जो 12 वर्ष का होता था उसमें इनको प्रवेश दिया जाता। अवधि भी 12 ही मानी जाती थी। पाठ्यक्रम थे लौकिक और अलौकिक, मतलब कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके के विषय इसमें सम्मिलित किए गए थे। माध्यम क्या थे, पाली भी थी, संस्कृत भाषा भी थी और लोक भाषाओं का भी इसमें समावेश किया गया था। ठीक है, ये था बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं और शिक्षा की व्यवस्था। आगे हम कल पढ़ेंगे कि क्या बौद्धकालीन शिक्षा में क्या दोष थे और बौद्धकालीन शिक्षा के क्या ग्रहणीय तत्व हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।